हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। मैं हूं प्रिय रंजन। आज कॉन्फिडेंस बूस्टर का जो है वो 10वां दिन है। आज आप लोगों ने मैथ का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। 6:30 बजे ग्रुप में जो है आपको क्वेश्चन मिल गया होगा। उसका हम लोग अभी डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, कैसे उसको सॉल्व करना है। उम्मीद है बहुत लोगों ने बढ़िया अटेम्प्ट किया होगा। 10 में 10 किया होगा, 8 किया होगा, 7 किया होगा। अगर आपका अटेम्प्ट 8 तक है तो बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 10 में 10 है तो बहुत बढ़िया है ना। आप लोग एकदम तैयार हो। ये जो कॉन्फिडेंस बूस्टर का जो आज का जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया गया था, ये सारे सिमुलेटर्स के क्वेश्चंस थे जो टेस्ट के अंदर दिया गया था। तो जो सिमुलेटर के अंदर जो भी क्वेश्चंस आपको मिला है या फिर जो आपने अभी अटेम्प्ट करा है, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको एग्जाम के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, है ना। तो आइए सबसे पहले इसका बगैर बात किए पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आज का जो पहला सवाल था वो ये था, है ना। क्या कह रहा है? P vouched an AC for rupees 25,600 and paid rupees 750 for transportation. Then he sold it for rupees 32,674. Find his profit percent. यानी P 25,600 रुपया में एक AC को परचेस करता है, 750 रुपया ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करता है, यानी लाने उन्हें में जो भी ऑटो या टेम्पू जिसका भी उसका जो है ज़रूरत पड़ा हो। फिर 32,674 रुपये में बेच दे रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, क्वेश्चंस को पूरा लिख कर बनाने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स का मतलब है आधा कैलकुलेशंस दिमाग के अंदर और आधा आपको लिखना है कॉपी के अंदर, ताकि जितना जल्दी हो सके वो बन जाए और सही बने। जैसे ये मेंस नहीं है कि आपके प्रोसेस को चेक किया जाएगा, सिर्फ ऑप्शन से मतलब है। आपने अगर सही कलर करा है तो आपके मार्क्स बन गए। अब देखो, जैसे खरीदने का मतलब क्या होता है? सीपी, है ना। खरीदने का मतलब क्या होता है? सीपी, कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, जिस पर वस्तु या आर्टिकल खरीदा जाए। सीपी यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या हो गया? 25,600। अब देखो 25,600 तो है, लेकिन वो 750 रुपये ट्रांसपोर्टेशन में भी लगाया है, यानी लाने में जो उसकी लगा है उसका पैसा, वो भी तो खर्च हुआ है। तो वो उसके पॉकेट से खर्च हुआ है, तो वो भी उसको जब प्रॉफिट और लॉस की गणना करेंगे तो कितना टोटल इन्वेस्टमेंट है या टोटल खर्च किया गया, क्रय मूल्य कितना, सबको काउंट करेंगे। तो 0.5 यानी 26,350 रुपया। बेच कितने में रहा है? एसपी यानी विक्रय मूल्य, जिस पर वस्तु को बेचा जाता है ना, विक्रय मूल्य 32,674 रुपया, यही है ना। अब देखो यहां से दो चीज क्लियर हो गया। 32,674, जैसे आप किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदते हैं और 10 रुपए में बेचते हैं तो प्रॉफिट है। 5 रुपए में खरीदे, उससे कम में बेचे तो लॉस है। यानी जब जब एसपी ज्यादा होगा सीपी से तो यहां पर गेन होगा, गेन यानी लाभ होगा। और जब जब सीपी ज्यादा होगा एसपी से तो यहां पर लॉस होगा। क्लियर है? अब यहां लाभ कितना हो रहा है? तो लाभ के लिए गेन या लाभ आप जो लिख लो, लिखने की जरूरत नहीं, सीधा हम लोग माइनस कर लेंगे। 674 26,350, 4 7 में से 5 गया 2, यानी 6324 रुपया। पूछा क्या? प्रतिशत लाभ, यानी परसेंटेज गेन या लाभ पूछा है ना। लाभ पूछा है तो लाभ बटा सीपी। सीपी क्यों? क्योंकि जब भी गणना करते हैं लॉस, या जैसे बोलते हैं कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, तो हम लोग उस पर गणना करते हैं कितना आपका इन्वेस्टमेंट है ना, कितना आपने इन्वेस्ट किया है क्रय मूल्य पे, है ना। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है? टोटल 26,350 इंटू 100। 100 क्यों? क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं। यहाँ देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 2 बार में, 5 से 5, 5 दूनी 10, 5 7 35। अब देखो ये 6 3 9 2 11 और 4 15, डिजिटल सम 15, यानी 3 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, लास्ट में 4 है। बट ये 7 2 9 और 9 5 14, तो यानी ये 3 से नहीं है, 2 से भी नहीं है, 4 से ऊपर वाला है, नीचे नहीं है, 5 से दोनों में से कोई नहीं है, 6 से भी नहीं है, 6 से ऊपर है, नीचे नहीं है, 7 से देख लेते हैं, नहीं है। जब भी ऐसा आए, जब आपका वो 1 से 9 तक देख रहे हैं कि डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट कटने वाला है। जैसे देखो 5 2 7 है ना, यहाँ से डायरेक्ट भाग कर दो, डिवाइड कर दो 6 3 2 4 में, एक बार में लगाएंगे, चार, 2 बार में लगाएंगे, यानी 12 बार में ये कट रहा है। इससे बचा क्या? 12 गुना 2 यानी 24%, यानी 24% जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो सी को हम लोग टिक कर देंगे। तो क्वेश्चंस जो है वो इसी तरह के आएंगे, एकदम बेसिक सवाल रहेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला आपको आता है, तो बढ़िया से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था आज का दूसरा सवाल। कहता है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज MFETO इज कोडेड एज NGDUN, देन व्हाट इज द कोड ऑफ लेनिन LENIN?
देखो इसको बोलते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे इसको लिख लो। इसका कोड क्या है? NGDUN। पूछा किसका है? लेनिन, LENIN, है ना। अब देखो इसका दो तरीका है, या तो ये +1 +2 +3 होगा, या प्लेस वैल्यू, जैसे ई का वैल्यू 5 है, टी का 20 है, एफ का 6 है, इस तरीके से होता है। तो प्लेस वैल्यू से भी चलता है आगे और पीछे, या फिर अपोजिट साइड, या फिर जो है रिप्लेसमेंट करता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं एम के बाद एन है, यानी जस्ट पहला लेटर यानी +1 है। एफ के बाद जी है, +1 है। ई के बाद डी, लेकिन डी क्या है? पीछे वाला लेटर यानी -1 है। टी के बाद यू, ओ के बाद एन यानी जस्ट पहले। तो सर कभी +1 कभी -1, यानी कभी जस्ट नेक्स्ट लेटर आ रहा है, कभी जस्ट पीछे वाला लेटर आ रहा है। तो कैसे? तो देखो एक छोटा सा लॉजिक है इसके अंदर। लॉजिक क्या है? यहाँ हम लोग बचपन में पढ़े थे कॉन्सोनेंट, है ना, कॉन्सोनेंट और वॉवेल। देखो जो कॉन्सोनेंट है उसका जस्ट नेक्स्ट लेटर को पुटअप किया गया है कोडिंग के लिए, और जो वॉवेल है उसके जस्ट पहले वाला लेटर को। जैसे एल क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो एल के लिए क्या हो जाएगा? एम। ई क्या है? ई वॉवेल है, तो ई के बाद एफ नहीं लेके हम इससे जस्ट पहले वाला लेटर यानी डी। एन क्या है? एन कॉन्सोनेंट है, तो एन के लिए ओ। आई क्या है? वॉवेल है, वॉवेल पढ़े हो ना, AEIOU को हम लोग वॉवेल बोलते हैं। आई क्या है? वॉवेल है, तो इसके जस्ट पहले वाला लेटर यानी एच। एन क्या है? कॉन्सोनेंट, तो ओ। तो यानी अगर वॉवेल है तो उसका जस्ट पहले वाला लेटर होगा, और अगर कॉन्सोनेंट है तो जस्ट बाद वाला होगा, है ना। तो यहाँ देखो कोड आ रहा है MDOH। अब देखो इसमें भी वही लॉजिक लग रहा है, इसमें भी वही लॉजिक लग रहा है। तो यानी कोडिंग डिकोडिंग में आपको लॉजिक पता करना है कि कौन सा लॉजिक फॉलो कर रहा है, सेम लॉजिक आपको फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, है ना। एक कोड भाषा में इसको अगर ये लिखा गया तो उसी कोड भाषा में लेनिन को क्या लिखा जाएगा? तो MDOH देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। यानी जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए किया था उनका एकदम एक्यूरेट है, सही है उनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसको बोलते हैं नंबर सीरीज। क्या बोलते हैं? नंबर सीरीज। देखो ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी जो हुआ था इससे जस्ट पहले 17वीं BPSC, 17वीं के अंदर इससे 2-2 सवाल आ गए थे। अब बताओ 10 में से 2 सवाल का मतलब है 20% आ गया इसी से। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, जैसे भी दिया है अब पहले पता करो। 34 के बाद क्या है? 38 यानी +4। 38 के बाद क्या है? 54 यानी 14 में से 8 गया 6, 4 में से 3 गया 1। देन 54 से बढ़कर 90 हो रहा है, यानी 90 - 54 करेंगे तो 6, 3, इससे माइनस करेंगे 4, 64। अब देखो ऐसे इंक्रीज हो रहा है। देखो 4, 16, 36, 64, तो कुछ लग रहा है ये सारे स्क्वायर नंबर्स हैं, है ना, सारा जो है वर्ग है। तो वर्ग किसका है? तो यानी नेक्स्ट किसका आना चाहिए? 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। तो ये दो तरीका है, या तो अल्टरनेट चल रहा है, 2 के बाद 3 को छोड़ दिया, 4 को लिया गया, 4 के बाद 5 को छोड़ दिया गया, 6 को लिया गया, 7 को छोड़ दिया गया, 8 को लिया गया, 8 के बाद 9 को छोड़ दिया गया है, 10 को लिया गया, यानी 10 मतलब 10 का स्क्वायर का 100 होता है। तो 100 जो है यहाँ ऐड होगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये कैसे चल रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं कंसिक्यूटिव इवन नंबर। कंसिक्यूटिव इवन नंबर का स्क्वायर चल रहा है ना। कंसिक्यूटिव मतलब लगातार, इवन नंबर जैसे बोलेंगे लगातार इवन नंबर बोलो तो क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, है ना। और ये उसका क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। जैसे अगर इसके बाद का टर्म होगा तो 10 के बाद क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर, देन 14 का स्क्वायर। तो ये लगातार सम संख्याओं का वर्ग चल रहा है। इवन नंबर मतलब क्या होता है? सम संख्या, जो 2 से डिविजिबल है उसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। तो 100 नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 254। ऑप्शन नंबर बी, यानी बी जो है आपका सही है। जिन लोगों का बी आ रहा है उनका एकदम सही है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना नंबर सीरीज, इसमें 2-3 पैटर्न होता है, एक स्क्वायर रूट, एक क्यूब रूट, या फिर प्लस या माइनस, या कभी कभी प्लस के साथ मल्टीप्लाई दे देता है, या डिवाइड एक सर्टेन डिजिट से होता है। तो इसका जो है प्रैक्टिस आप कर लीजिए 20-22 क्वेश्चन का, या फिर आप सेशंस के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो कर लीजिए। इसका जो है फिक्स लॉजिक है, जरूरी नहीं कि आप एक ही अटेम्प्ट में इसको बना लीजिए। कभी कभी एक बार लॉजिक लगाओगे नहीं होगा, दूसरा बार लगाओगे लेकिन तीसरा बार में बन जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ इसके अंदर से क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के अंदर। कभी कभी एक तो आना ही है, और कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे भी 17वीं के अंदर 2-2 क्वेश्चंस आए थे, है ना। इसको समझ लिए, कंसेक्यूटिव इवन नंबर का स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ, ए सैड सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ब्रदर, हाउ इज द पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू ए। ये क्वेश्चन जो है वो ब्लड रिलेशन से है ना, रक्त संबंध जिसको बोलते हैं, ब्लड रिलेशन से है।
ब्लड रिलेशन मतलब जैसे जैसे ये बोला जाए वैसे वैसे बनाओ, कहीं कुछ किंतु परंतु लगाने की जरूरत नहीं है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए ए ने कहा वह मेरे पिता के भाई, तो पिता के भाई को हम लोग क्या बोलते हैं? चाचा बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में हम लोग अंकल बोलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफर हो जाता है, हिंदी में तो सब अलग अलग है, चाचा अलग है, मामा अलग है, फूफा अलग है, बट यहाँ अंकल का मतलब हो जाता है इंग्लिश में चाचा को भी हम लोग अंकल बोलते हैं, मामा को भी अंकल बोलते हैं, फूफा को भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये देख लेना है, यहाँ पर पिता के भाई को हम लोग क्या बोलते हैं? चाचा या अंकल लिख लिए। उनकी एकमात्र बेटी, यानी इनकी एकमात्र बेटी, यानी एक ही बेटी है, उसका कोई नाम पता नहीं दिया, उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। अब कह रहा है ए क्या कह रहा है उस फोटो को देखकर कि वो मेरे पिता के भाई, तो पिता के भाई क्या हो गए? चाचा। उनकी एकमात्र बेटी है, तो फोटो में दिखाई दे रही व्यक्ति ए से कैसे संबंधित है? तो चाचा की बेटी को हम लोग क्या बोलते हैं? कजन सिस्टर या चचेरी बहन, है ना, कजन बुलाते हैं। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, सी दिया है, चचेरी ममेरी भाई बहन या फिर कजन सिस्टर हम लोग बोल सकते हैं। तो चाचा की बेटी को क्या बोलते हैं? कजन सिस्टर। तो जैसे जैसे ब्लड रिलेशन में क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे आप लिखते जाइए, बनते चला जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। रिलेशन चूंकि ये पढ़ने की चीज़ नहीं है, आप लोगों को भी पता है मामा किसको बोलते हैं, चाचा किसको बोलते हैं, है ना, रिलेशन सबको पता है। तो जैसे जैसे बोले वैसे वैसे अटेम्प्ट कीजिए इसको। तो जिनका भी आ रहा है ऑप्शन नंबर सी सबका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। अब देखो ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं? 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी 120 दिन में कर सकते हैं। बी एंड सी कैन डू इट इन 120 डेज, यानी उसी काम को अगर बी और सी करे तो 120 डेज लगेगा, ठीक है। इफ बी कैन अलोन डू इट इन 180 डेज, अगर बी अकेले काम करे तो 180 दिन लगता है। तो ए और सी, है ना, ए एंड सी कैन डू इट इन, तो ए और सी कितने दिन में करेगा? अब देखो दिमाग में आ रहा होगा क्या कि सर बी का दिया है यहाँ 40 है, तो 180 में से 40 घटा देंगे तो ए का पता चल जाएगा, 180 में से 120 घटा देंगे तो सी का पता चल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे ए और सी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है, जो तरीका है, वैसे ही आपको बनाना होगा। अब डिफर कैसे हो रहा है? ए बी 40 दिन में कर रहा है, ये 120 में, ये अकेले 180 में। चूंकि काम जो होता है ना वो हर का कैपेसिटी अलग है। हम किसी काम को 1 घंटे में कर रहे हैं, आप किसी काम को आधे घंटे में कर सकते हैं, या फिर आप 45 मिनट में कर सकते हैं, या हमसे ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। क्यों? वो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितने देर तक काम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, पहले एक प्रोसेस जो होता है उसके तरीके वैसे बता देते हैं। ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/a। बी का कितना हो जाएगा? 1/b इज इक्वल टू एक काम। तो ए का तो हमको पता नहीं है, ए का 1 दिन का काम, वर्क डन बाई ए इन 1 डे, है ना, ए का 1 दिन का काम, प्लस बी का कितना है? बी का 180 दिन है, तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/180। और दोनों अगर मिलकर काम करता है तो कितना दिन में खत्म हो जाता है? 40 दिन में, यानी 1/40 कर दिए। अब देखो ए को यहीं पे रख लिए, 1/40, 180 उधर ले गए। अब यहां देखो 1/a, यहां से देखते हैं 40 और 180 का एलसीएम। अब सबके बहुत लोग ऐसे निकाले होंगे एलसीएम। तो ये देखो, ये टाइम टेकिंग है, बनता है बट टाइम टेकिंग है। जब भी एलसीएम निकालना हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, तो इन दोनों में जो बड़ा हो, जैसे 180 बड़ा है 180, तो 180 का टेबल पढ़ देना है। और जो सबसे लोएस्ट आएगा, जो इन दोनों से डिविजिबल होगा, वही एलसीएम होगा। एलसीएम का मतलब क्या है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब वो है कि सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों से विभाजित हो। जैसे 180 गुना 1 180 होगा, तो 180 40 से डिविजिबल है? नहीं है। 180 गुना 2 कितना होगा? 18 दूनी 36, 18 2 36, तो 360 डिवाइड है, हाँ है, तो यानी 360 एलसीएम हो गया। ये इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन का ऐड या सब्ट्रैक्ट है। तो इसको हम लोग जो है नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई, 40 से डिवाइड करेंगे 360 में, कितना आ जाएगा? 9, 9 गुना 1 9, 180 से एक बार में लगाएंगे, यानी 7/360, यानी ए जो है 360/7 दिन में काम को खत्म कर देगा, है ना। अब देखो वैसे ही बी, ए का तो पता चल गया, इसका हम लोग को पता चल गया। अब सी का पता करना है, तो यहाँ पे देखो दिया है बी और सी, तो सेम वैसे ही प्रोसेस लगाएंगे, सीधा माइनस कर देंगे। 120 1/120 माइनस 1/180, किसके लिए? सी के लिए हम लोग कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? सी के लिए कर रहे हैं। तो 180 एलसीएम हो गया 360,
यानी सी किसी काम को, उस काम को 360 दिन में खत्म कर देगा। अब देखिए ए का हम लोगों को पता है कि सर ए 360/7 दिन में खत्म करेगा, सी 360 दिन में खत्म करेगा, तो ए और सी मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे? ए और सी मिलकर 7/360, एक दिन का काम पहले रखते हैं हम लोग, है ना, फिर 360 किसके लिए? सी के लिए है। एलसीएम 360 हो गया, ऊपर में वही हो जाएगा 7 और 1 8, तो यानी ए और सी मिलकर कितने दिन में काम को खत्म करेंगे? 360/8, 4 से 2, 4 से 9, 2 से 45, यानी टोटल 45 दिन में उसी काम को ए और सी दोनों मिलकर खत्म कर देंगे, है ना। अब देखिए 45 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, जिनका डी आ रहा है यानी सही है। तो यानी ए और सी कितने दिन में खत्म करेंगे? 45 दिन में। आप जब भी बनाएंगे तो इतना ज़्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, जैसे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा, ये जो है ना, ये वाला प्रोसेस इस्तेमाल करना है ए और बी के लिए, क्योंकि ये जो है प्रीलिम्स है, तो आपका प्रोसेस क्या है उससे डजेंट मैटर, वो मतलब नहीं रखता है। आपका सिर्फ आंसर सही होना चाहिए, है ना, और आंसर सही तभी होगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ता है। अगर आप अटेंटिव हैं तो इसको इजीली टैकल कर सकते हैं। इफ प्लस मीन्स डिवाइड, जो पहले इक्वेशन दिया गया है ना उसको लिख लो। ठीक है, प्लस मीन्स जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो ये जो है ना साइन को हमेशा हल्का में लिखो, नहीं तो दूसरा स्टेप कर सकते हो या फिर इसी में हम लोग चेंज कर देंगे। कैसे? इफ प्लस मीन्स डिवाइड, यानी प्लस मीन्स डिवाइड, तो यानी यहां डिवाइड लगा दिए। माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, तो यानी यहां मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, यानी मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, है ना। एंड डिवाइड मीन्स माइनस, यानी ये जो है माइनस है। अब देखो ये जब भी क्वेश्चन आए या ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग बोर्ड मास फॉलो करते हैं। बचपन में पढ़े थे ना बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास मतलब बी से ब्रैकेट जो ऐसा वाला रहता है, 3 तरह का ब्रैकेट होता है। तो यहां पर ब्रैकेट है? नहीं है। ओ का मतलब होता है ऑफ, हिंदी में हम लोग बोलते हैं का, अगर है तो उसके बाद इसका यूज करते हैं हम लोग, तो नहीं है। अब यहां से चलते हैं, डी मतलब डिवाइड, तो यानी सबसे पहले डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड, देन सब्ट्रैक्ट, तो यानी सबसे पहले डिवाइड, तो 9 5 जा 45, ठीक है। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, यानी 5 3 जा 15, अब 15 15 30 और 30 में से 2 गया 28। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो इसमें सिर्फ हम लोगों को बोर्ड मास फॉलो करना है कि सबसे पहले जब भी ऐसा ही क्वेश्चन आए तो पहले डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड, देन सब्ट्रैक्ट, है ना। ऐसे नहीं कि अपने मन से। सब बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ से सीधा करेंगे 9 या 27, 27 से भाग कर देंगे, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, फिर बोलेंगे सर गलत हो गया। तो बोर्ड मास फॉलो कीजिए, है ना। तो उस तरीके से अगर इसको बनाइएगा तो ये थोड़ा सा अटेंटिव होकर बनाने की जरूरत रहती है कि कभी कभी पढ़ते टाइम कभी कभी होता है कि गलत पढ़ दिए, इनटू की जगह प्लस रख दिए, प्लस की जगह माइनस, तो अगर एक साइन भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका जो है वही खेल खत्म, आप गलत कर दोगे। और इस तरीके का एक क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ बैग ऑफ कलरफुल बॉल्स कंटेन्स रेड ग्रीन एंड ब्लैक बॉल्स इन अ रेशियो ऑफ 3 5 7, है ना, 3:5:7। इफ देयर आर 75 ग्रीन बॉल्स, हाउ मेनी बॉल्स आर इन द बैग टुगेदर। देखो ये क्वेश्चन पढ़ने में लग रहा है 2-3 लाइन का है, आप चाहो तो 2 लाइन में बना सकते हो। कैसे? बैग में रंग बिरंगी गेंद है और लाल है, हरा है और काला है, ठीक है। मतलब तय है कि बैग में इन्हीं 3 कलर का ये बॉल है, इसके अलावा कोई और नहीं है। लाल कितना है, रेशियो में दिया है, तो 3 को हम लोग 3x मान लिए, हरा को 5x मान लिए, काला को 7x, जो दिया हुआ है बस x मान लिए। अब कहता है अगर हरे गेंदों की संख्या, हरा बॉल अगर 75 है तो कुल गेंदों की संख्या कितना है। तो कुल मतलब क्या होता है, टोटल बॉल। तो लाल हरा काला कितना है, 5 और 3 8 और 7 15, यानी टोटल कितना है, 15x बॉल है, 15x है। अब कह रहा है हरा 75 है, अपने पास 5x है, तो सर ये 2 क्या है, देखो ये कांस्टेंट मान है, यानी 75 बॉल है, और 5x जो है वो माना हुआ, वो वेरिएबल है, यानी x की जगह 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5x इज इक्वल टू 75। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये भी हरा बॉल है, ये भी हरा बॉल है, एक ही चीज़ को 2 बार लिखा गया है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का नाम, जैसे एक बार सेशन में आपको हम समझाए थे कि अगर किसी लड़का का नाम आदित्य है और उसके घर का नाम या पेट नेम हम लोग बोलते हैं सोनू है, तो अगर मान लेते हैं आप बुलाओगे कि सोनू इधर आओ,
तो वही लड़का आएगा। अगर आप बोलोगे आदित्य इधर आओ तो वही लड़का आएगा। ऐसा नहीं है कि उसके बदले में उसका भाई आ जाएगा, है ना। तो एक ही चीज़ है, बस ये वेरिएबल्स में लिखा गया, ये कांस्टेंट मान है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 से 15 पछे 75, है ना। टोटल बॉल कितना है, 15x है, तो 15 इंटू 15, x की जगह पर हम लोग 15 रख दिए, तो यानी 2 to 5, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। जिनका भी ये आ रहा है ये सही है। अब देखो ये 1 और 2 लाइन में बनने वाला है, ये सब तो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो क्वेश्चंस एकदम बढ़िया रहेगा, एकदम कॉन्सेप्चुअल, सॉरी मतलब एकदम वन लाइनर जैसा रहेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट और फार्मूला क्लियर है तो इजीली 10 में 10 एकदम आराम से करके आओगे। मैथमेटिक्स के लिए या रीजनिंग जो भी आप बोल लो, जनरल मेंटल एबिलिटी, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप आराम से बना सकते हो। देखो 5 क्वेश्चन सब लोग बना कर आएगा, इसमें से 5 के बाद जो आप लोग बनाओगे वो आपके लिए बोनस या प्लस पॉइंट होगा। जहां आपका मार्क्स हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से कमेगा तो वो इसको मैनेज करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, देखो इसको बोलते हैं ऑर्डर रैंकिंग, है ना। इस क्वेश्चन में जैसे बोले वैसे चलो, आप लिखते जाओ, ये सीधा आंसर अपने आप बाहर आ जाएगा। देखो करके दिखाते हैं कैसे। सोहन इज टॉलर देन राम, सोहन इज टॉलर देन राम, चलो लिख दिए। क्या बोलता है, बट शॉर्टर देन महेश, यानी राम से लंबा है लेकिन महेश से छोटा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, महेश इज टॉलर देन राजन, यानी महेश राजन से लंबा है, महेश राजन से लंबा है लेकिन गौतम से छोटा है महेश। यदि राम राजन से लंबा है तो इन सभी में सबसे छोटा कौन है, यदि राम राजन से लंबा है। अब देखो ये 3 इक्वेशन बन गया, 1 2 3। अब इनको मर्ज कर दो, आंसर बाहर। देखो सबसे पहले महेश, अगर हम लोग सबसे आगे महेश को रख देते कि सर महेश सबसे लंबा है, तो अब तीनों इक्वेशन में चेक करो। पहला इक्वेशन में सबसे लंबा महेश है, यहां महेश से कौन लंबा हो जा रहा है, गौतम, तो महेश से आगे हम लोग गौतम लगा दिए। अब देखो महेश किस किस से लंबा है, महेश सोहन से लंबा है ना, और सोहन राम से लंबा है। अब देखो यहां महेश सोहन से लंबा है, सोहन राम से लंबा है और राम राजन से लंबा है, यानी इसको फर्स्ट और थर्ड को अगर मर्ज करो तो सीधा आंसर बाहर आ जा रहा है, सोहन राम से लंबा है और राम राजन से लंबा है। पूछा है क्वेश्चन क्या कि इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा राजन है, यानी राजन जो है आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को किसी तरह, जैसे ये आप सॉल्व किए ना, अब इसमें पूछ सकता है कि सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है, या तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है। जैसे तीसरा सबसे लंबा तो ये सबसे लंबा, उसके बाद ये तीसरा सबसे लंबा सोहन है। दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो राम है छोटा व्यक्ति, सबसे छोटा राजन, उसके बाद जस्ट छोटा कौन है, राम है, तो राम को हम लोग आंसर करेंगे। तो इस तरीके से पूछता है, ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो है हम लोग क्वेश्चंस बोलते हैं। और इसको जब भी बनाओ तो ऐसे लिख कर बनाओ, विद इन 1 मिनट ये इजिली आप बना सकते हो। तो आंसर क्या हो गया यहां, राजन, ऑप्शन नंबर बी। तो जिनका बी आ रहा है वो निश्चिंत रहिए, उनका सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से नंबर सीरीज। क्या कह रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले लॉजिक पता कीजिए कि क्या लॉजिक, एक ही पैटर्न को, कभी कभी ऐसा होगा एग्जाम में कि यहां से यहां, यहां से यहां, यहां फॉलो कर रहा है बट यहां नहीं कर रहा है, तो वैसे में लोग जबरदस्ती आंसर कर देते हैं कि सर ये होगा, तो वैसे में ही आपका गलत होता है। कभी भी निगेटिव या तुक्का नहीं लगाना है। टेस्ट के अंदर लोग बोल रहे हैं सर 30-30 निगेटिव हो जा रहा है। 30 निगेटिव का मतलब समझते हो, 30 का मतलब हो गया 1/3, यानी आपका 10 जो नंबर सही था, 10 मार्क्स एकदम सही वाला था, वो आपका कट गया। यानी आपका नंबर अगर 80 आ रहा था तो आपको अब 70 मिलेगा। अब ये जो 10 नंबर है ना, वो बहुत मार्जिन है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका 0.25, 1 नंबर, 1.5 नंबर, 1.25 नंबर, आधा नंबर से रिजल्ट रह जाता है, और बहुत लोग 10-10 नंबर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। क्यों, क्योंकि लोग 50-50 में कलर करते हैं। कभी भी आधा आधी में नहीं रखिए कि सर यहाँ पढ़े थे, वहाँ रील्स में देखे थे, 50-50 लग रहा था, हम टिक कर दिए। कभी नहीं ऐसा करना है। जब तक आप 90% श्योर नहीं है तब तक नहीं कलर कीजिए। दूसरी चीज़, कोशिश कीजिए 10 से 12 ही निगेटिव हो। एकदम निगेटिव तो नहीं हो सकता है, मैं भी इस बात को मानता हूं, बट 10 से 12 ज़्यादा नहीं कीजिए। 10 से 12 तक ठीक है, वहां तक जो है आपका सही वाला मार्क्स बचेगा और आप निकलोगे, प्रीलिम्स क्लियर होगा, है ना। चलो इसको देखते हैं। यहाँ देखो क्या है, 7 और 3 10, यानी 3 ऐड हो गया। फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, -2। फिर क्या हो रहा है, 11 यानी +3।
फिर 11 में से 2 घट गया 9, फिर +3। यानी देखो ये पैटर्न क्या है, +3 -2 +3 -2 +3 -2, यानी नेक्स्ट क्या होगा -2। यानी अल्टरनेटिव है, एक बार 3 को जोड़ना है, एक बार 2 को घटाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, तो 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो गया 10। देखो ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके का नंबर सीरीज देखो, एक अभी हम लोग पहले सॉल्व किए थे स्क्वायर वाला, जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर का स्क्वायर था, और ये जो है वो अल्टरनेटिव है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, बट सर्टेन डिजिट है, एक बार 3 को लेना है एक बार 2 को लेना है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। इफ टुडे 15 अगस्त 2025 इज फ्राइडे, देन व्हाट विल बी द डे आफ्टर 96 डेज। देखिए ये अगर 15 अगस्त 2025 शुक्रवार है तो 96 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो उंगली पे काउंट कीजिएगा, 96 दिन 1 2 3 4 5 6 तो होगा नहीं होगा, वैसे में आंसर भी नहीं आएगा और आप गलत भी करोगे टाइम भी जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, ऑड डेज पता करना है। ये कैलेंडर के अंदर से पूछा गया सवाल है, कैलेंडर से एक सवाल आता है ना, एक सवाल कैलेंडर से भी देखने को मिलता है, या तो कैलेंडर या क्लॉक से एक सवाल या 2 सवाल आएगा। तो ऑड डेज किसको बोलते हैं, जो भी दिन दे रहा है ना, 96 डेज दे रहा है, आप इसको 7 याद रखो। 7 क्यों, क्योंकि एक वीक में 7 डेज ही होता है ना, 7 के बाद तो फिर पहला दिन, जैसे अगर सोमवार पहला दिन है तो मंगल बुध इस तरीके से चलते हैं, तो संडे के बाद क्या आता है फिर से मंडे, ऐसा तो है नहीं कि कोई 8वां दिन आ जाए। तो 7 जो है ना वो उसको मानकर रखना है। 96 है ना, 7 से आप डिवाइड कर दो 96 में, क्या आया रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आया 5 आया। तो जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर जो है जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शेषफल, शेषफल, उसी को हम लोग ऑड डेज बोलते हैं, उसी को हम लोग ऑड डेज बोलते हैं, है ना। तो ऑड डेज कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब जो दिन जहां से पूछा गया है फ्राइडे है ना, क्या पूछा गया फ्राइडे, अब फ्राइडे से 5वां दिन क्या होगा, तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, यानी 96 दिन बाद कौन सा दिन होगा वेडनेसडे, बुधवार। अगर ऑड डेज निकाल लिए, जैसे यहाँ रहता मान लेते हैं 99 डेज, तो 7 से कि अगर ये शुक्रवार है तो 99 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी शुक्रवार के बाद जस्ट पहला वाला दिन, बाद वाला दिन क्या होगा शनिवार, तो यानी सैटरडे हो जाएगा आंसर। तो ये कैलेंडर का था, बहुत टफ नहीं रहता, आपको बस ऑड डेज पता होना चाहिए, इस तरीके से निकालना है। तो ये था आपके आज का जो है कॉन्फिडेंस बूस्टर का 10 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। जिन लोगों का 10 में 10 आ रहा है बहुत बढ़िया है, जिनका 7-8 आ रहा है ठीक है, मिनिमम 8 कोशिश कीजिए इसमें स्कोर करने का, है ना। 5 सब लोग स्कोर करेगा, इसके अंदर जो 10 नंबर का जनरल मेंटल एबिलिटी है 5 सब लोग स्कोर करेगा। आप कोशिश कीजिए उसके ऊपर रहने का, उसके ऊपर रहने का मतलब ये है कि अगर आप 8, 9 या 10 लाते हैं तो बाकी स्टूडेंट को 2 नंबर 4 नंबर से उनसे आप लीड ले रहे हो, है ना। तो कोशिश कीजिए कि 10 में 10 या 10 में 7 से 8 स्कोर करने का। तो आज के लिए इतना ही। ये जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है सिमुलेटर 3, उसको आप लोग दीजिए आकर। सिमुलेटर 3 जो है वो भी एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, उसके अंदर भी इसी सब क्वेश्चन को देखा जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको सिमुलेटर 3 के अंदर मिलेगा जो 75 रुपये का है ना, 75 रुपीज़ का है। उसको आप लोग जो है, ये जो नेक्स्ट अपकमिंग संडे है शायद 31 को है, उस दिन टेस्ट है, तो आप लोग अभी से अपने आप को तैयार कीजिए और सिमुलेटर को एकदम बढ़िया से सीरियसली तरीके से दीजिए, ढंग से दीजिए और बढ़िया से एनालिसिस कीजिए कि कहाँ क्या छूट रहा है और क्या कर सकते हैं अपने आप को और कितना बेस्ट दे सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं फिर कोई और अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।